नमस्कार साथियों। आज आपके बीच इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में एक बार फिर कुछ अपने विषयों को लेकर के और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वैज्ञानिक समीक्षा के संदर्भ में आपसे दो बात करूँगा। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूँ, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जब मेरे ऑनलाइन पहले वीडियो को आप सब ने बहुत बहुत अधिक संख्या में समर्थन दिया, आपके कमेंट्स आए, मुझे अच्छे लगे, मैंने उनका जवाब दिया। लेकिन हमारे कुछ नादान साथी इसलिए कहूँगा कि चाहे वो अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं। उम्र में छोटे हैं तो मैं उन्हें स्नेह करता हूँ, उम्र में बड़े हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे सलाह दिया कि थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, थोड़ा रुक रुक के बोलिएगा, ताकि आप विज्ञान की कसौटी को अपने शब्दों में बयां न करें। बड़ी अजीब सी बात है, जो लोग मेरे सामने पैदा हुए, जिनके उम्र के बराबर मेरे अपने लड़के हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि आप संभल के बोलिएगा। यानी कुल मिलाकर के मेरे इस ऑनलाइन क्लास को बंद करने की कोरी धमकी। मैं ये नहीं समझ पाता कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में, जबकि मेडिकल साइंस जीव विज्ञान का अंग है, रसायन विज्ञान का अंग है, तो फिर इनमें अन्य क्षेत्रों के पारंगत जीव विज्ञान के विषयों को चैलेंज क्यों करते हैं? हाँ, अगर उन्हें मुझसे कुछ अधिक जानकारी प्राप्त हो तो वो शेयर करें, अपनी बात को तर्क साबित करें। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब वो हमसे ये कहते हैं कि आप थोड़ा संभल के बोलिएगा। बहुत ही दुखद बात है। हालांकि मैंने उनको जवाब भी व्हाट्सएप पे दे दिया है। हमारे अपने ही साथी हैं, हमारे अपने ही मित्र हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में वो अपनी गतिविधियां जारी रखें और ईश्वर करे कि उनको सफलता की ऊंचाइयां मिले। हम लोग तो उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं जहां हमने पीछे अपने 35 वर्ष इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के छोड़ दिए हैं। आगे जब तक ईश्वर की माया है इस दुनिया में रहने की, तब तक मैं आपके बीच हूँ। मैं अब तक 35 वर्षों से आपके बीच इसलिए नहीं आया कि मैं ये देखता था कि लोग अपनी अपनी बात करते हैं, अपना अपना बिजनेस करते हैं, कहीं मेरे शब्द उनके बिजनेस में बाधक ना हो। लेकिन मैंने गहन विचार और मंथन किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अब चुप रहने का समय नहीं है, और अगर मैं चुप रहा तो हो सकता है कि मेरे मरने के बाद लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कुछ मूल तथ्यों को न जान सके, और बाद में जैसे रमाशंकर जी के मरने के बाद उनकी तमाम तथ्यों को लोगों ने अपने अपने नाम से अपने अपने न्यूज़ों में प्रकाशित करना शुरू किया और उसका नया नाम दिया फिलॉसफी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। रमाशंकर जी की के लेखों की मूल प्रति ये मेरे पास सुरक्षित है। मैंने इसको धरोहर के रूप में अपने पास रखा है, और इसके पृष्ठ नंबर 2 पर रमाशंकर जी ने अपने हस्ताक्षर से मुझे अपनी ये अमूल्य निधि उस समय सौंपी थी जब उनको ये विश्वास हो गया था कि शायद लोग इसका गलत उपयोग करने लगे। लोगों ने किया भी। उनके मरने के 5-6 साल बाद लोगों ने उसको अपने अपने नाम से पब्लिश किया। तमाम लोगों ने उसमें तमाम चीज़ों को चुरा करके अपनी आर्टिकल में जोड़ करके उसको अपना बताया। इस देश में जीव विज्ञान के जानने वाले समझ सकते हैं, डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डेब्रिज के सिद्धांतों को उनके जीवित रहते तक मान्यता नहीं दी गई। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कमेटी ने उनके मानकों को खरा न उतरने का बहाना करके उनकी फाइलों को टाल पे फेंक दिया था, और उनके मृत्यु के 50 साल, 100 साल, 150 साल बाद जब अगला व्यक्ति वही सिद्धांत लेकर के आया, तब वैज्ञानिक कमेटी को याद आया कि इस तरह के तथ्यों की कोई फाइल हमारे पास पुराने कबाड़ में पड़ी है। और जब उन फाइलों को खंगाला गया तो फिर उन सिद्धांतों का नाम दिया गया डार्विनवाद, लैमार्कवाद, ह्यूगो डेब्रिजवाद, नव लैमार्कवाद, और उनमें जो संशोधन हुए उसमें 9 शब्द जोड़ दिया गया। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में मैटी जी के बाद आज तक जितने लोगों ने उनमें हेर फेर किया, क्या हेर फेर किया? न दवाओं की संख्या में हेर फेर कर पाए, न उसके सिद्धांत में हेर फेर कर पाए, न उसके बनाने के तरीके में हेर फेर कर पाए। हाँ, अपनी अपनी लोकप्रियता करने के लिए पैसे की इस दौड़ में उन्होंने अंग्रेजी में अच्छा बोलना सीख लिया। अंग्रेजी की भाषा, अब ये एक सौभाग्य या दुर्भाग्य है
कि हम लोग भारतीय नागरिक हैं, और आपको पता होगा कि जिस ज़माने में मैंने एमएससी किया था उस ज़माने में इंग्लिश मीडियम में ही किताबें चलती थी। लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि शायद डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अंग्रेजी जानते नहीं होंगे और अपने नाम के आगे फर्जी डॉक्टर लगा करके इसलिए हिंदी में लंबी चौड़ी बातें करते हैं। आप सबको पता है कि मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन का एक एंकर रह चुका हूँ, और मैं विज्ञापन कंपनियों में भी अपनी आवाज़ को देता रहा हूँ। हिंदी मेरी सबसे प्रिय भाषा रही है, और हिंदी में बोलना, समझना, लिखना ये मैंने इस नाते अपनाया कि अगर मैं आपको याद दिला दूं, इस देश के सबसे मशहूर और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पद्म विभूषित पद्मभूषण सम्मान से सम्मानित कमेंटेटर स्वर्गीय जसदेव सिंह जी, जो मेरे आदर्श रहे हैं कमेंट्री के, वो अंग्रेजी के जानकार थे, पंजाबी के जानकार थे, उर्दू के जानकार थे, लेकिन हिंदी उन्हें नहीं आती थी। हिंदी उन्होंने बोलना सीखा अपनी माँ से, हिंदी की बातों को सुनना सीखा। उन्हें लगा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे हम देश के समस्त नागरिकों को तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। हिंदी में उर्दू का भी मिश्रण है, अरबी और फारसी का भी मिश्रण है, संस्कृत का भी मिश्रण है। तो एक मिली जुली भाषा ऐसी है जिससे हम अपनी बात को आप तक पहुंचा सकते हैं। अंग्रेजी की भाषा में बात करना ये मात्र भारत में अभी 5% लोगों के समझ में आती है। किताबों को पढ़ करके प्रश्नोत्तर लिख देना, जवाब दे देना, मार्कशीट प्राप्त कर लेना, ये एक अलग कहानी है। लेकिन अपनी बात को लोगों तक समझाना, हम उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिस भाषा से हम अपनी बात को अधिक से अधिक समझा सकें लोगों को। इसलिए मैंने हिंदी अपनाया। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि हिंदी समाचार वाचक पुराने जितने भी रहे हैं, चाहे वो देवकीनंदन पांडे रहे हैं, चाहे वो रामानुज प्रसाद सिंह रहे हैं, चाहे वो कृष्ण कुमार भार्गव रहे हैं, आकाशवाणी के जितने भी हिंदी के अच्छे समाचार वाचक रहे हैं, वो सब अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे हैं, अंग्रेजी के जानकार रहे हैं, अंग्रेजी के अच्छे जानकार रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अगर हिंदी में अपनी बात करता है तो अंग्रेजी के तुच्छ जानकार लोग इस बात की टिप्पणी करते हैं या लिख करके भेजते हैं, जरा अंग्रेजी में अपनी बात लिखिए, अंग्रेजी में अपनी बात कहिए। हमारे ऐसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में तमाम बनावटी अंग्रेजवाद के प्रवक्ता आ गए हैं जो अपनी बात को अंग्रेजी में कह करके वो ये बताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि संभवतः इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। चलिए, मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी अंग्रेजी को नमन करता हूँ। यही मान लीजिए कि मैं अंग्रेजी भाषा नहीं जानता, मैं सिर्फ हिंदी भाषा में ही एमएससी पीएचडी तक पहुँचा हूँ और आपके बीच आज उपस्थित हूँ। अब आइए मैं कल से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वैज्ञानिक समीक्षा से पहले हम इस बात पर विचार करें कि विज्ञान क्या है। विज्ञान एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रायोगिक आधारों के परिणामों पर आधारित है। इट इज स्लोली, ग्रेजुअली, कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच डिपेंड अपॉन रिजल्ट। जब हम रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक उस तरह कि एक व्यक्ति एक पेड़ को देखता है बड़े ध्यान से और उसके दिमाग में आता है कि मुझे इसकी कुर्सी बनानी है। अब कुर्सी बनानी है और सामने पेड़ खड़ा है, तो क्या करेगा? वो पहले चिंतन करेगा कि मैं इस पेड़ को काटूं, इसके पटरे बनाऊं, पटरों को सुखाया जाए, फिर उसको आकार वृत्त काटा जाए, कील और कांटी और हथौड़े का इंतजाम किया जाए, और फिर इस रूप में कुर्सी हो सकता है बन के तैयार हो जाए। अभी उसने कल्पना किया है। कल्पना के बाद जो उसने सोचा था फिर उसी को प्रयोग करना शुरू करता है। पेड़ काटता है, सुखाता है, पटरे चीरता है, कांटी कील हथौड़े का इंतजाम करता है, और फिर अपनी कल्पनाओं के अनुरूप उसको ढालता है। और जब उसके सामने एक कुर्सी बन के आती है तो उसकी आत्मा से पूछिए कि उसको लगता है कि मैंने अपने प्रयोग को सफल कर लिया। यही है विज्ञान। विज्ञान केवल जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में ही नहीं है। विज्ञान हर उस ज्ञान में है जिसको हम प्रायोगिक तौर पे साबित कर सकें और उसके परिणाम को लोगों तक दिखा सकें, परिणाम को लोगों तक बता सकें। यही विज्ञान है। अब इस विज्ञान में विज्ञान की तमाम शाखाएं बनी, जिसकी एक शाखा जीव विज्ञान रही। जीव विज्ञान की भी अनेक शाखाएं बनी, और आज जिस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात हम दावे के साथ कहने आए हैं,
वो जीव विज्ञान के बायोकेमिस्ट्री पर आधारित है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चोली दामन का साथ है। इस पृथ्वी पर जब जीव का आरंभ होना शुरू हुआ तो पृथ्वी थी ही नहीं। पहले पृथ्वी बनी। पृथ्वी, क्योंकि आप सब विज्ञान के विद्यार्थी रहे, मैं किसी की ये आलोचना नहीं करता कि आप विज्ञान नहीं जानते, साथ मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊं। विज्ञान पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया, मैं आपको इलेक्ट्रोहोमोपैथी बताने आया हूं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो इस पृथ्वी पर मात्र कुछ मुख्य तत्व, जिन्हें हम कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार ऐसे तत्व थे जिनसे मिलकर के पानी, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इन सब से मिलकर के, यानी पानी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड, इन सब से मिलकर के ऊर्जा निर्मित हुई। और वो ऊर्जा कितने प्रकार की रही? पहली ऊर्जा बनी अल्ट्रावायलेट एनर्जी, दूसरी ऊर्जा बनी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एनर्जी, तीसरी ऊर्जा बनी आइसोनाइजिंग रेडिएशन एनर्जी, और चौथी एनर्जी जो सबके कॉम्बिनेशन से हीट हुआ उससे निकलने वाली ऊर्जा। ये सारी ऊर्जाएं आपस में समाहित की गई, और समाहित करने के बाद प्रकृति, क्योंकि उस समय तो कोई वैज्ञानिक था नहीं, केवल प्रकृति था, जिस प्रकृति को हम किसी भी रूप में आज भी स्वीकार करते हैं, उसको नमन करते हैं, उसका पूजा और ध्यान करते हैं। तो प्रकृति ने फिर इन ऊर्जाओं को मिलाया किसमें? एमिनो एसिड में, प्यूरिन्स में, पायरिमिडीन्स में और कार्बोहाइड्रेट में। एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण कर दिया, और शेष पायरिमिडीन और प्यूरिन तथा कार्बोहाइड्रेट से न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कर दिया। इतना निर्माण करने के बाद प्रकृति ने न्यूक्लिक एसिड के निर्माण करने के तुरंत बाद वायरस, कोरोना वायरस से आजकल हम लोग जूझ ही रहे हैं, यह अनादिकाल से है। जब इस पृथ्वी का आरंभ हुआ तभी से वायरस आरंभ हुआ, क्योंकि वायरस एक ऐसा मीडिएटर था जो जीव और अजीव, यानी जीवन और न जीवन, यानी जीवन के पहले और जीवन के बाद दोनों के बीच की कड़ी था। क्योंकि वायरस में कुछ लक्षण ऐसे थे जो जीवन के थे और कुछ लक्षण ऐसे थे जिसमें जीवन के लक्षण नहीं थे। इसीलिए कहा गया कि वायरस जब जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आता है तो तुरंत कार्य करना शुरू कर देता है। अगर हमारे जुखाम का वायरस हमारे नाक से गिर करके किसी पत्थर पर पड़ा है तो पत्थर निर्जीव है, उस पर वो कभी रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर वही वायरस हमारी कोशिकाओं के संपर्क में आएगा तो हमको उसका संक्रमण हो जाएगा, क्योंकि वायरस जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आने के बाद अपनी गतिविधियों को, अपने रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कई गुना तेज कर देते हैं। इस वायरस के बनने के बाद प्रकृति ने क्या बनाया? प्रकृति ने बनाया मोनेरा। मोनेरा में आपके एल्गी, फंजाई, स्लाइड, मोल्ड और उसके बाद प्रोटोजोआ के जीव, यानी पहली बार इस पृथ्वी पर प्रोटोजोआ के नाम से जीव उत्पन्न हुए जो सिर्फ एक कोशिकीय जीव थे। अब बात यहीं पर आकर के आरंभ होती है कि प्रत्येक जीव जो प्रकृति ने इस पृथ्वी पर दिया वो कोशिका से बन के आया। वो कोशिका जिसके अंदर एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोटिन फाइबर्स होते हैं। क्रोमोटिन फाइबर्स के अंदर डीएनए होता है और डीएनए ही जीन होता है। यानी इस जीन को, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों को कार्यान्वित करता है, एक जीव की आत्मा को दूसरे जीव तक ले जाने में उत्तरदायी होता है, उस जीन को प्रकृति ने कितने संरक्षित तरीके से और कितने रिजर्व तरीके से, कितने सुरक्षा आवरण के बीच ला करके समाहित किया। क्या हम उस प्रकृति के को नमन नहीं कर सकते? एक आप मकान बनाते हैं तो कमरे का एंगल तिरछा हो जाता है, खिड़की आपकी 1-8 मिलीमीटर ऊपर नीचे हो जाती है, दरवाजा आपका अलग जाता है, फिर आप उसको तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर आपके मन को तसल्ली नहीं होती है।
आप एक कोई सामान निर्मित करते हैं, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कार बनाते हैं, स्कूटर बनाते हैं, आपको पसंद नहीं आता, आप उसका मॉडल चेंज करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने प्रकृति के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया कि प्रकृति ने हमारी इन आंखों को यहां क्यों लगाया? 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख व्यक्तियों में कोई एक एब्रिसिएशन हो सकता है, कोई एक अपवाद हो सकता है जिसमें कहीं कभी कोई विसंगत दिखाई पड़ जाए, लेकिन शायद प्रकृति के इस कार्यान्वयन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। एक छोटी सी आंख के अंदर, जिस आंख के लेंस के सामने हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है और फिर वो हमारे मस्तिष्क में जाके मस्तिष्क हमारा उसको सीधा समझता है, प्रकृति के इस व्यवस्था को आपने कभी विचार किया? हमारी एक 6 सेंटीमीटर की किडनी शरीर के पूरे रक्त का संशोधन करती है और किडनी के अंदर बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो छनने वाला रक्त का प्रोसेस है, उसकी नलिकाएं कितनी महीन है और कितनी लंबी हैं। फिर उसमें रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के लिए इफरेंट और एफरेंट को आपस में कैसे प्रकृति ने जोड़ करके पुनः उसका संशोधन किया और छानने की व्यवस्था निर्धारित की। क्या इस पर प्रकृति के लिए आपको याद नहीं करना चाहिए? अगर आप इस पर प्रकृति को मानते हैं तो आपके शरीर में ही विज्ञान है और आपके शरीर में ही भगवान है। आपके हर अंग में भगवान है, आपकी हर कोशिकाओं में भगवान है और इन्हीं कोशिकाओं से आरंभ हुई है जीव की रचना, चाहे वो वनस्पति हो और चाहे वो जीव जंतु हो। जब हमारी और आपकी कोशिकाएं एक हैं, हम इन कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं तो कोशिकाओं की क्रियाविधि के बारे में भी हमको बात कर लेनी चाहिए। कोशिकाएं हमारे शरीर में कोई भी पदार्थ, सपोज कीजिए कि हमने अपने मुख से भोजन किया है, हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के वो पच गया है, पचने के बाद वो अवशोषित कर लिया गया है, अवशोषित करने के बाद वो रक्त में प्रवाहित कर दिया गया है और रक्त के माध्यम से जाकर के वो विभिन्न कोशिकाओं के बाहर दरवाजे पर खड़ा है। क्योंकि ध्यान रखिए, रक्त कोशिकाएं कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करती। कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म भी प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म 2 पार्टों में डिवाइड है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के बाहर पाया जाने वाला द्रव्य साइटोप्लाज्म है। रक्त कोश जो हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं, जिन्हें आप शिरा तंत्र कहते हैं और धमनी तंत्र कहते हैं, ये ठीक उस तरीके से हैं जैसे हमारे, अगर हम सैटेलाइट से देश की फोटो में खींच करके आपके कैमरे पर देखें तो हमें दिखाई पड़ता है कि विभिन्न सड़कें दौड़ रही हैं, लेकिन उस सड़कें किसी के घरों में प्रवेश करती नहीं दिखाई पड़ती। ठीक उसी तरीके से हमारे देश की सारी सड़कें, उनकी पतली गलियां, उनकी गलियों की गलियां, तमाम गलियां हो सकती हैं, लेकिन वो किसी के घर के अंदर वाहन को ले जाने के लिए नहीं बनाई गई है। वहां से उतर करके उसके किसी दूसरे साधन से, या तो पैदल या टिका करके या कोई दूसरा तरीका अपना करके अंदर जाया जा सकता है। सवाल यह है कि जब हम इस बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, या ये जितनी किताबें जीव विज्ञान की मेरे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही हैं, इलेक्ट्रोहोपैथी से संबंधित, इन किताबों की जब हम बात करते हैं तो इन किताबों के लेखकों ने जितनी बातें लिखी हैं, ये प्रमाणित तौर पर लिखी हैं। हम सेल बायोलॉजी को नकार नहीं सकते। सेल बायोलॉजी की चर्चा मैं कल से करूंगा कोशिकाओं के संदर्भ में। आज हम फिर आपको बताते हैं कि जब रक्त के माध्यम से कोशिकाओं के बाहर हमारी ऊर्जा पहुंचा दी जाती है, तो ये ऊर्जा फिर कोशिकाओं में प्रवेश किस माध्यम से करती है? सेल टू सेल या न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस। तो सेल से सेल, सेल मेम्ब्रेन के बाहर कुछ जो छिद्र पाए जाते हैं, उनके बीच में जो गैपिंग होती है सेल संरचना में, आप सब ने पढ़ा होगा कि मेम्ब्रेन अगर खींच के देखा जाए तो ठीक उसी तरीके जैसे एक कपड़े में छिद्र दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही कोशिका की बाहरी परत होती है और उसके अंदर से छन करके कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, या जहां पर समपरासरण की बात है, ऑस्मोसिस और के द्वारा ये अंदर की ओर खींच दिए जाते हैं।
जब ये अंदर जाते हैं तो फिर साइटोप्लाज्म से ये न्यूक्लियोप्लाज्म में जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म से जाते हुए मैं देख रहा हूं कि आप सब बहुत लाइक कर रहे हैं, आप सबकी लाइकिंग लगातार मेरे पास आ रही है। मैं आप सबका नाम नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं मोबाइल से काम कर रहा हूं, बहुत छोटे नाम आ रहे हैं। मैं आप सब लाइक करने वाले साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये कोशिका द्रव के अंदर जाके जब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाती है तो न्यूक्लियोप्लाज्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका का संपर्क होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एक सेल से दूसरे सेल में जुड़ जाती है और फिर ये इंटर ट्रांसफर करते हैं और इस तरीके से ये ट्रांसफर होते होते अपने उस आर्गन तक पहुंचा दिए जाते हैं जहां पर उनकी आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरीके से हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां जब हम उनको अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं तो ये सेल टू सेल जा करके हमारे लक्ष्य तक यानी टारगेट सेल तक पहुंच जाती है और टारगेट सेल पर अपना कार्य समाप्त करने के बाद ये फिर फीडबैक मैकेनिज्म से अपने कोशिकाओं में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब कल मुझसे कुछ साथियों ने सवाल किया था फोन पर कि क्या इन दवाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 100 साल पहले जब 150 साल पहले जब मैटी साहब ने इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की खोज की तो संभवतः विज्ञान 100 साल पहले भी था। विज्ञान तो पिछले 400-500 सालों से चल रहा है, ज्यादा तकनीक में आया है। विज्ञान तो पहले भी था, आर्यभट्ट ने अपने सारे शोध कार्य उस जमाने में कर लिए जब विज्ञान के प्रयोग करने कोई बहुत ज्यादा अच्छे तरीके नहीं थे। उन्होंने बांस को जोड़ करके दूरबीन बना ली थी और सारे ग्रह और नक्षत्रों को खोज लिया था। तो हम ये कहें कि आज विज्ञान बहुत सफल है, विज्ञान सफल नहीं है, विज्ञान प्रायोगिक सफल है। हम प्रयोग के इतने साधन बनाते जा रहे हैं, अपनाते जा रहे हैं कि हमको थोड़ा सा प्रयोग करने में आसानी हो रही है, हमारे समय की बचत हो रही है। पहले हमारे पास संसाधन कम थे, ऋषि मुनियों के पास संसाधन कम थे, उनको प्रयोग करने में समय लगता था और उस समय के बाद ही उनके सारे के सारे प्रयोग दिखाई पड़ते थे और बाद में उसको यथावत लिख देते थे, हम आज उसको पढ़ रहे हैं। जो भी बातें पहले बताई गई हैं क्या आज वो सत्य नहीं है? जिस पुष्पक विमान को आप लोगों ने कल रामायण में देखा वो पायलट विहीन था, उसमें पायलट नहीं था। आज हम राम के जाने के बाद कई हजार साल बाद इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि हम रिमोट से एरोप्लेन चलाएंगे। कुछ प्रयोग सफल भी हो गए। तो हम कर क्या रहे हैं? हम जो किताबों में पढ़ रहे हैं कि हमारे शास्त्र में धर्म में लिखा है, हम उसको आज आधुनिक तरीके से कम समय में प्रायोगिक करके प्रयोग करके उसके परिणामों को लेकर के हम सबको बता रहे हैं कि हमारा ये सही है। ठीक उसी तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में सभी चिकित्सा पद्धतियां अपने अपने संसाधनों से प्रयोग कर रही हैं और प्रयोग करके उसके परिणाम को जनता तक पहुंचा रही हैं। हमारा भी यही काम है, हम अपनी पैथी में जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है हम उन संसाधनों से प्रयोग करें और प्रयोग करके आप तक पहुंचाएं। हम प्रयोग ये नहीं करना चाहते कि मैंने ये डिब्बी बनाई, ये डिब्बी बहुत अच्छी है और इसको आप यूज करेंगे तो आपको ये लाभ होगा, लेकिन अगर आपने मुझसे कहा कि इस डिब्बी में आपने मिलाया क्या है तो आप कहेंगे मेरा ये तो गोपनीय बात है, मैं आपको क्यों बताऊं। ये कौन सा प्रयोग हुआ? आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का बैनर लगा दिया, बड़े बड़े उद्घाटन के फीते कटवा दिए और जिस दवा का प्रयोग, जिस दवा का नाम पूरे भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए गाया जा रहा है, उस दवा में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां हैं कि नहीं, इस बात का प्रमाण कहां है? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं किसी की, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कोई प्रयोग करते हो तो उस प्रयोग की सारी जानकारी को आम जनता तक लाइए। मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवा है तो मैं इसको बता रहा हूं ना कि मैंने इसमें ये मिलाया, इतने % मिलाया, मैंने ये दवा मिलाई और फिर इसका प्रयोग ऐसे किया तो ये दवा ये बनी। जिस मैटी साहब ने जितने कंपाउंड मेडिसिन बनाए, उस कंपाउंड मेडिसिन में जितने मेडिसिन मिलाए गए उसका लिटरेचर है ना आपके पास। मैं कोई पेटेंट बनाता हूं तो मैं उसके लिटरेचर लिखता हूं ना। हम अपने रोगी को देखते समय अगर कोई दवा उसको सूट कर गई, कोई हमारा कंपाउंड सूट कर गया तो हम उसको कह देते ना कि हमारे इस रोग में ये दवा बहुत फायदेमंद है, हमारा ये फार्मूला बहुत फिट है, और उस फार्मूले को हमारे 10 डॉक्टर साथ ही अपनाते हैं तो वो कहते हैं हाँ सर ये फार्मूला सही है। इसका मतलब कि उस फार्मूले में मिलाई गई औषधियां जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी संबंधित थे मैंने मिलाया और बनाया। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, मैं इस पर लेबल चिपका दे रहा हूं और मैं एक नाम दे रहा हूं डॉक्टर अनिल कुमार की दवा। अब डॉक्टर अनिल कुमार की दवा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, भैया इसको खाओ आपको फायदा करेगा। इसमें मिलाया क्या हमने, ये हम क्यों नहीं बताएंगे? और अगर हम नहीं बता रहे हैं तो सीधा संबंध ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या पूरी चिकित्सा विज्ञान के साथ हम धोखा कर रहे हैं।
हम अपने नाम को तभी बढ़ा पाएंगे जब हम उसकी वास्तविकता से आपको परिचय करा पाएंगे। अगर हम उसकी वास्तविकता से आपको परिचय नहीं कराते हैं तो हम अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं और देश के लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं और चिकित्सा विज्ञान के साथ भी धोखा कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि मेरी दवा को फला लैब ने टेस्ट किया, मैंने विदेश में भेजा और उसने प्रमाणित कर दिया कि इसमें इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, और उसने साबित कर दिया। आपके पास संसाधन थे, आप वहां तक गए, आपने साबित कराया। लेकिन हम तो आपसे सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि जो आपने साबित कराया वो कौन कौन से पौधे आपने मिला करके वहां भेजे थे लैब में? आपने विदेशों के लैब में कौन कौन से पौधे भेजे थे? उनका नाम क्या था? पिक्चर बताइए तो हम ये समझें कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पौधे थे। बड़े बड़े दावा करने वाले लोग इस बात को अन्यथा ना लें, मैं क्षमा चाहता हूं, भावावेश में मुझे ये कहना पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का यही है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आज मानवता के कगार पे इसीलिए आंसू बहा रही है कि हम आप एक दूसरे को बढ़ करके गलत साबित करते हैं और अपनी बात को ही रखना चाहते हैं और तथ्य को छुपाना चाहते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम तथ्य को छुपा के सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सरताज बनना चाहते हैं। शुरू से लेकर आज तक पिछले 50 वर्षों का इतिहास भारतवर्ष का आप देख लें, यही हो रहा है। उनकी किताबों को उठा करके उन्होंने लिखा, 2 लाइन अपनी जोड़ी और एक किताब छाप दी, फला राइटर के नाम से मैट्रिया मेटका छप गई। उनकी किताबों से 4 लाइन उठाई, एक किताब बंद की और उस पर अपना नाम डाला, पब्लिकेशन का नाम डाला, एक किताब छप गई। किताबों में यशवंत खाने के पहले, खाने के बाद, सोने के पहले 10 गोली रात में, 10 गोली 12, फिर उसी में 5 गोली और फिर एस्टेन और बेनवन मिला दिया। क्यों मिलाया, कैसे मिलाया, इसकी व्याख्या आज तक किसी किताब ने नहीं किया और यही व्याख्या करने में आपके बीच आया हूं। मैं अगर किसी एक शिकायत पर, रोगी की एक शिकायत पर आपको एक फार्मूला बताऊंगा, जब मैं आपसे फार्मूले पर आऊंगा तब मैं इस पर चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बुखार में ये दवा क्यों दिया, मैंने पेट के दर्द में ये दवा क्यों दिया, इन दवाओं का चयन मुझे क्यों करना पड़ा। अगर ये कोई बताने के लिए सामने आता है तो मैं उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वास्तव में विद्वान मानता हूं और मानता हूं कि उसने महन और मनन करके गहन अध्ययन के साथ आप तक उस अपनी बात को पहुंचाया है। लेकिन ये कहना कि मैं दिन भर में 500 रोगी देख लेता हूं, बड़ी अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, आप 500 रोगी देखिए। अनिल श्रीवास्तव अगर दिन में 5 रोगी देखते तो हो सकता है बहुत छोटे चिकित्सक हों। लेकिन मैं ये भी मान के चलता हूं कि मेरे फार्मूले देश के विभिन्न चिकित्सकों द्वारा रोज फोन कॉल से पूछे जाते हैं। हमारे अनेक साथी ऐसे हैं जो रोगी सामने बैठा करके मुझसे सवाल करते हैं, सर रोगी की ये कंप्लेंट है, आप दवा बताइए। उनको इसमें पूछने में शर्म नहीं आती जबकि उनके सामने रोगी बैठा होता है। लेकिन हमारे तमाम ऐसे विद्वान हैं जो बार बार ये कहते हैं, आप लोग जो रोगियों को दवा दे रहे हैं, जो रिकॉर्ड रखे उस रिकॉर्ड को हमको सौंपिए, हमको बताइए। वो रिकॉर्ड आप क्या करोगे? अगर मैं आपको कोई रिकॉर्ड दिखाता हूं कि मैंने इस रोगी को ये दवा दिया है और मैंने इनमें ये दवाएं डाली हैं, तो आप इतने जो लिख सकते हो कि इस रोग में ये दवा फायदा करेगी। लेकिन अगर मैंने पूछ दिया कि मैंने इसमें वेनवन को 10 बूंद क्यों डाला और या फोन को इसमें 17 बूंद क्यों डाला, तो आपके पास कोई जवाब है इसका? वो जवाब तो अनिल श्रीवास्तव ही देंगे ना। इसीलिए मैं सभी चिकित्सकों से इस बात का अनुरोध करता हूं कि आप जो भी फार्मूले अपनाते हैं अपने रोगियों के साथ, उन फार्मूलों को खाली समय में, जब आप क्लिनिक टाइम से अलग होते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन अपनी डायरी में लिखिए कि आपने इस रोगी की ये शिकायतें सुनी, इन शिकायतों के बाद मैंने इसको ये दवा दिया, इन दवाओं के देने का कारण ये था। ये आप क्यों लिखेंगे? क्योंकि कल अगर सरकार आपसे जानना चाहे, आप कहीं पर अपनी आप मोटी मोटी फाइलों को, रजिस्टर को ले जाके सरकार को देंगे कि मैंने इतने रोगी देखे, मेरे इतने पन्ने हैं, मैंने ये रिसर्च किया, मैंने किया। सरकार उसको नहीं पढ़ती है। सरकार आपसे कहेगी तो आप खड़े होकर बता दीजिए कि आपने इस रोगी पर यह दवा क्यों दिया, इसका देने का उद्देश्य क्या था। तो जब आप ये व्याख्या कर ले जाएंगे तो आप एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के रूप में विख्यात होंगे और आपकी छवि अच्छी होगी। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मुझे अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ होने का कोई अहंकार नहीं है, कोई गर्व नहीं है। मैंने आदरणीय वी कुमार जी के संरक्षण में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की शिक्षा प्राप्त की। उनके संरक्षण में लगातार पिछले 35 वर्षों से आज भी मैं उनके साथ बना हूं। लेकिन मेरे ऊपर लोग ये आरोप न लगाएं कि जो वी कुमार कहते हैं मैं वही कहता हूं। मैं अब जो भी बातें करता हूं, जो भी पोस्ट डालता हूं, जो भी टिप्पणी करता हूं, वो सब मेरी अपनी कहानी होती, मेरे अपने अंतरात्मक कहानी होती है। लोग नाराज होकर के वी कुमार जी को फोन करते हैं कि अनिल को मना कीजिए, फिर वी कुमार जी हमसे कहते हैं कि इससे मेरा जो है मेरी छवि धूमिल होती है, लोग समझते हैं वी कुमार जी कराते हैं। मैं यहाँ पर आप सबको आश्वस्त कर दूं कि वी कुमार जी की मेरी टिप्पणियों से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे गुरु हैं, मेरे आदर्श हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मैंने उनसे सीखी है। उन्होंने अच्छा सिखाया, बुरा सिखाया, मैंने उस पर अपना शोध लगाया, अपना दिमाग लगाया।
आज वी कुमार जी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। उन्होंने ही मुझे डॉक्टर रमाशंकर जी के संरक्षण में भेजा था। मैं वी कुमार जी का इस पर भी एहसान मानता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि काश मैं रमाशंकर जी के संरक्षण में न जाता तो मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वास्तविकता को जान ना पाता। आज पटना के बड़े बड़े लोग अच्छे फ्लैट में रह करके कहते हैं, अरे वो रमाशंकरवा, वो तो मेरा चेला था, वो तो मुझसे दवा पूछता था। एक ऐसे डॉक्टर जिसको पूरे कानपुर ने आईटीआई में बैठे हुए देखा है कि वहां पे रोगियों की लाइन लगती थी, वो व्यक्ति सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक रोगियों को देखने की से फुर्सत नहीं पाता था, ऊब जाता था। उस व्यक्ति को लोग कहते हैं वो रमाशंकरवा मेरा चेला था। शर्म की बात है। गुरु तो कोई किसी का भी हो सकता है। हो सकता है रमाशंकर जी ने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पटना के कुछ महान विद्वानों से सीखी हो, लेकिन सीखना जैसे एक यूनिवर्सिटी से एमएससी की पीएचडी की डिग्री लेना, ये एक अलग कहानी है। लेकिन उस डिग्री का अपने दिमाग से कितना उपयोग हम कर पाते हैं। मैं एमएससी करके आया, मैं कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया, और मैं प्रिंसिपल ना कर बन पाता, मैं वो काम ना डील कर पाता, तो मैं तो मिट्टी में हो जाता। मैंने अपने दिमाग का उपयोग किया, मैंने अपने पूरे विचारों को मनोयोग से, अपने जो मुझके अंदर कार्यशैली थी, मैंने उसको अपनाया, और अपनाते हुए मैं आज जहां हूं वहां पहुंच गया। अगर वी कुमार जी ने मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ला करके खड़ा किया, तो जब खड़ा किया था तो उस समय तो वास्तव में मैं शायद एमएससी होल्डर एक पागल आदमी था जो वी कुमार जी के संपर्क में आ गया था। लेकिन वी कुमार जी ने अगर कहीं से प्रेरणा उनको मिली या मुझे प्रेरणा मिली, हम दोनों एक साथ जुड़े, तो जुड़ने के बाद अगर आज मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ नई बात अपने दिमाग से और तमाम किताबों के संरक्षण से और अनेक अपने गुरुओं के संरक्षण से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो इसमें वी कुमार जी का दोष कहां से आया? उनको लोग क्यों टिप्पणी करते हैं? वो एक प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, वो एक अनुशासन व्यवस्था देखते हैं, वो कॉलेज की व्यवस्था देखते हैं, काउंसिल व्यवस्था देखते हैं, फेडरेशन की व्यवस्था देखते हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के गूढ़ बातों के रहस्य की बात करता हूं। मुझे ईश्वर ने खाने कमाने भर को पर्याप्त दे रखा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कमाना मेरा पेशा नहीं है। लड़की की शादी कर चुका हूं, लड़कों को मैं पढ़ा चुका हूं, घर द्वार खेती बाड़ी ईश्वर की दया से सब सुरक्षित है। अभी मेरी 9 साल सर्विस है। इस सर्विस के साथ साथ मैं अभी आपके साथ जुड़ा हूं, और जब तक मेरे सांस में सांस रहेगी मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए आपके बीच आता रहूंगा। अब कुछ बातें विषय से अलग हट जाती हैं, चूंकि भावावेश में तमाम बातें ऐसी आ ही जाती हैं कि आपको समझाने के लिए, आपको मानसिक रूप से वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे उस विषय के अनुरूप आना पड़ता है। तो जब जीव बन गया, अब बात आती है कि कोशिका से कोशिका का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक अंतर द्रव्य के माध्यम से, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के माध्यम से उसके अंदर गति कैसे होती है, ये मैं आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के गूढ़ रहस्य को कल बताऊंगा। आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां हमारे कोशिकाओं में कोशिका से कोशिका जाती हैं, कोशिका द्रव से कोशिका द्रव के संपर्क में आती है। ठीक उस तरीके से एक डलिया ले लें और उस डलिया में आप सेब रख दें, और 20 लोग खड़े हैं, हमको 20 लोगों को सेब देना है। या ये मान लें कि मेरा लक्ष्य आखिरी व्यक्ति को सेब देना है और आगे उसके 19 लोग खड़े हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम लोगों से कहें आप आइए, अपना सेब उठाइए और चले जाइए, और जब 19 लोग उठा लेंगे तो 20वां आएगा और अपना सेब लेके जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, हम एक सेब उठाएं, पहले को दें, वो दूसरे को दे, वो तीसरे को दे, और ऐसे करते करते 20वें तक पहुंच जाए। और बीच में उस देखिए 20वें हमारा लक्ष्य था 20वें को सेब देना, हमने बीच में 19 को सेब दिया। 19 लोग बीमार नहीं थे, उनको सेब की आवश्यकता नहीं थी। 20वें को सेब की आवश्यकता थी, उसने खाया, उसके लिए सेब दवा का काम किया। और बीच में 19 लोगों ने जिन्होंने सेब को खाया, वो सेब उनके लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन का काम कर गया, उनके शरीर की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर गया। यही प्रक्रिया हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों की है। जब हम दवा लेते हैं तो वो दवा इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के आधार पर सेल टू सेल पहुंचती हुई हमारे टारगेट तक पहुंच जाती है। सपोज कीजिए कि हमारे अंगूठे में चोट लगी है और हम कोई दवा उसके घाव भरने के दे रहे हैं, तो जो वो दवा जब मेरे अंगूठे पर पहुंच जाएगी तो अंगूठे से और मेरे मुंह के जीभ तक जो दवाओं का चरण बचा हुआ है, वो दवाएं
अपने कार्यों को समापन के बाद वहीं पे सबसाइड हो जाएंगी, वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में वो अलग अलग कार्य करेंगी, विटामिन प्रोटीन के रूप में वो खपत हो जाएंगी, शरीर को ऊर्जा प्रदान करेंगी। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं कि एक पंपिंग सेट है, हम उसको खोल दें और लगभग 500 मीटर दूर हमको एक खेत में पानी पहुंचाना है। हमारा दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि हम पाइप लगा दें और उस खेत तक पाइप लेके जाएं और पानी वहां भर जाए, हम मोटर बंद कर दें, वो हुआ डायरेक्ट कनेक्शन। और दूसरा तरीका क्या है कि हमने मशीन को खोल दिया, जब मशीन के आसपास का पूरे खेत भर जाएगा, उसके आगे का खेत भर जाएगा, उसके आगे खेत भर जाएगा और फिर जाके वहां वो पहुंच जाएगा। तो ये तरीके, ठीक यही तरीके कार्य करने के दोनों विधियां एंजाइम्स की भी शरीर में है। मैं आपको जहां ला रहा हूं, अभी सुबह जिन लोगों ने मुझे एंजाइम थ्योरी को न कहने के लिए टोका, फोन करके रोका और व्हाट्सएप पे मैसेज लिखे, मुझे खेद है कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंजाइम थ्योरी को समझना नहीं चाहते। इस नाते नहीं समझना चाहते कहीं पे उनकी ख्यात को धक्के न लग जाएं, उनकी ख्यात के बट्टे न लग जाएं। मैं क्षमा कीजिए कि मैं किसी के सम्मान को गिराने के उद्देश्य से आपके बीच नहीं आया। अगर मुझे सम्मान ही गिराना होता तो मैं 35 साल से लगातार आपके बीच में आता रहता। मुझे आना इसलिए पड़ा कि मेरी उम्र अब इतनी हो गई है कि अगर अब भी मैं आपके बीच नहीं आया तो ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार रमाशंकर जी मर के चले गए, सुदामा प्रसाद जी 85 साल के हो गए, आज उनकी बात को लोग सुन करके कहते हैं तो पागल आदमी है, ये तो बड़बड़ाता रहता है। जबकि सुदामा प्रसाद जी के लेखों को आप पढ़ें, दिमाग लगाएं, उनकी बातों का मनन करें तो आपको लगेगा कि विज्ञान बोल रहा है। तो ये मैंने सुदामा प्रसाद जी की उम्र के और उनके अनुभवों को देख करके मेरे अंदर ये प्रेरणा जागी कि काश अगर मैं बूढ़ा हो गया तो लोग मुझे भी पागल कहेंगे। आज तो मैं इस बात में सक्षम हूं कि मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं और उस बातों पर तथ्य निकल के सामने आएंगे, फिर हम आपसे अगला सवाल करेंगे। तो इस नाते मुझे आपके बीच में आना पड़ा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को हमने सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर बनाया है कि रोग सिर्फ एक है। वो रोग कौन सा है? हमने कल भी आपसे कहा, एनी परसिस्टेंस चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। हमारी दवाओं की यथार्थता और सत्यता ये है कि इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट किसका है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी का। वो साइड इफेक्ट नहीं है, इसको मैं क्लियर कर दूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो मूल 32 औषधियां हैं, ये अब क्रिया में भाग नहीं लेती, ये एंजाइम्स की तरीके काम करती हैं। और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटीज हैं, ये जाके अब क्रिया में भाग लेती हैं, उनको तेज और कम करती हैं और अब क्रिया में भाग लेकर के उस क्रिया में विलीन हो जाती हैं। यानी अब क्रिया को संचालित भी करती हैं। लेकिन और मेडिसिन अब क्रिया में भाग नहीं लेती, केवल अब क्रिया को मोटिवेट करती हैं, उत्प्रेरित करती हैं, या एज ए कैटलिस्ट कार्य करती हैं। और अब क्रिया के समाप्त होने के बाद ये बाहर निकल आती हैं। अब जो लोग थोड़ा सा और जानकारी चाहें, कैटलिस्ट का अर्थ क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम मिलाएंगे तो उसको अमोनिया बनना ही बनना है। ये अलग बात है कि वो 4 घंटे में बने कि 50 घंटे में बने कि 10 मिनट बने, लेकिन जब उसी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हम Fe फेरिक डाल देते हैं, मॉलिब्डेनम डाल देते हैं, तो जो अमोनिया 4 घंटे में बन रही थी वो अमोनिया 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। लेकिन जो फेरिक और मॉलिब्डेनम हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिश्रण में डालते हैं, जब अमोनिया तैयार हो जाती है तो नीचे हमको मॉलिब्डेनम या फेरिक उतनी ही मात्रा में मिल जाता है जितनी मात्रा में हमने डाला था। इससे साफ स्पष्ट है कि हमारा डाला गया कैटलिस्ट अब क्रिया में कहीं भी भाग नहीं ले पाया। उसने सिर्फ जाकर के अब क्रिया को मोटिवेट किया, उसको तेज किया या कम किया। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी जाकर के हमारी इन औषधियों की क्रियाविधि को बढ़ाती है या घटाती है। यानी ये शरीर के अंगों पर कोई प्रभाव नहीं डालती, हमारे मेडिसिन पर प्रभाव डालती है। सपोज कीजिए कि हमने S1, S10, वेन1 और Fe डाला, उसमें हमने आरी डाल दिया, तो ये आरी जाके हमारे S1, F1, वेन1 और S10 की क्रियाशीलता को बढ़ाएंगी या घटाएंगी। ये शरीर के अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाने या घटाने काम नहीं करती, हमारी मेडिसिन की ये रिएक्टर है। इस बात को भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अब अन्य चिकित्सा पद्धतियों में रोग की असंख्य परिभाषाएं हैं, असंख्य रोग हैं और उनके कारण हैं। अनेक चिकित्सा पद्धतियों में लक्षण हैं,
किसी में पित्त कफवात है। हम अगर रोगवाद औषधियां बनाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, तो सवाल कल वाले पे फिर आके अटक गया कि फिर हम 32 औषधियों पर ही निर्भर क्यों रह गए। इन्हीं 32 औषधियों में हमारे पास बुखार की दवा है, इसी में हमारे पास हृदय दर्द की दवा है, इसी में सर दर्द की दवा है, इसी में फोड़े फुंसी खांसी ठीक करने की दवा है, इसी में 100 साल बाद आने वाले रोग की दवा है, और इसी में 1000 साल पहले जो रोग आया था उसकी भी दवा है। तो कारण स्पष्ट है कि मैटी जी ने 32 ऐसी औषधियों का चुनाव किया जो 32 अंगों के लिए बने हैं। उनके कार्यों को उन्होंने चेक किया कि ये इन अंगों पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इन अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ा रही हैं, घटा रही हैं। तो उन्होंने सिर्फ 32 औषधियों को चुन लिया और एक अच्छी चिकित्सा पद्धति लाके हमारे और आपके सामने रख दिया। इस चिकित्सा पद्धति को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम से विश्व में विख्यात कर दिया। हम आप उसी में लगे हुए हैं, हम आप उसी के प्रतिकार कर रहे हैं। मैंने आज भी अपना विषय एक सामान्य तौर पर आपसे बातचीत करने के लिए रखा, क्योंकि मैं जानता था कि आज भी मुझे कुछ बातें करनी पड़ेंगी। इस नाते मैं अभी अपने मुख्य टॉपिक पर आ नहीं पाया। कल से मेरा मुख्य टॉपिक शुरू होगा। ठीक उसी तरीके जैसे मैं अपने स्टूडेंट को क्लास देता हूं, तो पहले 1-2 पीरियड मुझे प्रस्तावना बनाने में लगता है। अब मैं आपको इस माहौल तक ले आया हूं कि आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में विज्ञान की दृष्टिकोण से जानने का इंटरेस्ट बढ़ चुका है, क्योंकि आपकी जो लाइकिंग आ रही है, आप लोगों के नाम जो आ रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूं कि अब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मैं कल अब आपको इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट में इलेक्ट्रॉनों की गति, इसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिलकर के इलेक्ट्रॉन के पॉजिट्रॉन कैसे चलते हैं आगे, और इलेक्ट्रॉनिक गति हमारे शरीर में कैसे होती है, तंत्रिकाओं में गति कैसे तुरंत कार्य होती है, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां हमारे शरीर में इतनी तेज कैसे कार्य कर देती हैं अन्य चिकित्सा पद्धतियों के औषधियों की अपेक्षा, हम इस पर चर्चा करेंगे। आज मैं उन अपने साथियों से क्षमा चाहता हूं जिनको मेरी कुछ बातों का बुरा लगा हो। मेरा उद्देश्य, फिर मैं ये कह दूं, कि किसी का अपमान करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वास्तविकता को अपने उन साथियों तक लाना जरूरी है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को वास्तव में सही ढंग से समझना और सीखना चाहते हैं। आप सब विद्वान हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, न तो मैं आपको जीव विज्ञान पढ़ाने आया हूं, न मैं आपको विज्ञान पढ़ाने आया हूं। मेरे अंतरात्मा में, मेरे अपने इन किताबों में, पुस्तकों में जो मैंने शोध किया है, जो मैं करता रहता हूं अपने रोगियों के साथ, जो मैं करता हूं, मैं उसी पर आप सबसे बात करता हूं, और मैं वही बात करूंगा। मैं 3 दिन आपसे लूंगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांतों के बारे में, और 3 दिन आपसे लूंगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दवाओं के बनाने के सिद्धांत के बारे में, और उसके बाद मैं विभिन्न एलोपैथी के द्वारा परिभाषित रोगों के आधार पर आपको अलग अलग औषधियों के फार्मूले पर कुछ चर्चा करूंगा कि ये दवाएं इन रोगों में क्यों दी जाती हैं। और मैं समझता हूं कि 10-15 दिन का क्लास आपके लिए पर्याप्त होगा। अभी 3 मई तक लॉकडाउन में हम सब बैठे हैं अपने घरों में। मैं कोशिश करूंगा कि 3 मई के पहले तक आपको सब समराइज कर दूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज तक के इस टिप्पणियों के लिए, आप सबका लाइक करने का। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से आप सबका अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कल सुबह हम आपसे 10 बजे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।